जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं और फीमेल वोटर्स को एड्रेस करते हैं, बोलते हैं दीदी हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपकी बहन के लिए ये करेंगे, हम आपकी बेटी के लिए, तो वुमेन की जो आइडेंटिटी है क्या वो एक रिश्ते के तौर पर है सिर्फ? माई क्वेश्चन इज कि एटलीस्ट अब महिला वोटर्स को अलग से एड्रेस किया जा रहा है। पहले वो भाई और बहनों में कहीं शामिल होके गायब हो जाती थी, मैनिफेस्टो में एक लाइन उनके ऊपर आता था, अब पूरी स्पीचेस उनको डेडिकेटेड होती है। आपको क्या लगता है कि विमेन वोटर्स और कैश का क्या मेल बैठ गया है कि हर पॉलिटिशियन हर इलेक्शन में इसको यूज कर रहा है? मैं फ्रीबीज को महिला मतदाता के दृष्टिकोण से फ्रीबीज नहीं देखती हूँ। इसीलिए आप देखिए बहुत पॉलिटिशियंस अब विमेन के लिए कैश ट्रांसफर करते हैं, वो मेन के लिए नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेल वोटर के लिए करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर उड़ा देंगे, महिला उसको प्रोडक्टिवली यूज करेंगे। भी आलोचक हैं जो इस फ्रीबीज कॉन्सेप्ट के, वो क्या कहते हैं, ठीक है आपने पैसे दिए, आप कब तक देते रहेंगे? कैश ट्रांसफर्स है, जब तक एक विजन के साथ है कि आप इसको दे रहे हैं, कब तक दे रहे हैं, आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिशियंस के पास वो विजन है, ठीक है। अब आप इसको ब्लाइंडली एज अ प्री पोल दिस अनाउंस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। विमेन लीडर्स क्या संकोच करती हैं विमेन इश्यूज या जो कोर विमेन की प्रॉब्लम्स हैं उनको नेशनल लेवल या उस पर उठाने के? आई थिंक थोड़ा अनफेयर होगा ये कहना, क्योंकि महिला नेता ही इतनी कम है। महिला हमारे समाज में पीड़ित है, अब उनके डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेशन है। अगर आप एक अपर कास्ट हिंदू वुमन है तो आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बीइंग अ वुमन, राइट? अगर आप एक मुस्लिम वुमन है तो आपके दो डिसएडवांटेज है, बीइंग अ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक भी है, और आप वुमन भी है। आज़ादी से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 5 स्कीम्स या पॉलिसीज रही हैं जो वाटरशेड मूवमेंट रही है विमेन डेवलपमेंट के लिए? द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ द 1990s, जहाँ पे महिलाओं को ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिली, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। NTR MGR उनकी सारी योजनाएं देखिए, उन्होंने एकदम औरतों को फोरफ्रंट पे रखा था, तो उन साउथ में ना ये बात पहले ही आ गई थी। आपके हिसाब से एक वोटर अपना वोट कैसे तय करता है? ऑफ कोर्स रिलीजन, कास्ट, नेशनल सिक्योरिटी, पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है मतदाता Brought to you by Bank of India. एक सवाल है जो अक्सर हम पूछना भूल जाते हैं, अक्सर क्या हम कभी पूछते ही नहीं है, व्हाट विमेन वांट, औरतें क्या चाहती हैं, उनकी दिली इच्छा, तमन्ना वगैरह वगैरह, पर ये भी नहीं पूछते कि औरतें समाज से क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, हमारे नेताओं से क्या चाहती हैं। किताब वाला के आज के एपिसोड में हम एक ऐसी ऑथर से बात करेंगे जो पेशे से जर्नलिस्ट भी है, जिन्होंने लगभग 2 दशक की कहानियां संजो के अपनी किताब में रख दी हैं। कौन सी कहानियां? उन औरतों की कहानियां जिनसे इन्होंने पूछा आप क्या चाहती हैं। ये बुक एक कलेक्शन है उन सभी एक्सपीरियंसेस का। आज हमारी गेस्ट ने समझाने की कोशिश की है कि औरतों के वोटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, औरतों की पॉलिटिक्स में बतौर वोटर और बतौर कैंडिडेट हिस्सेदारी कैसी होती है। आज हम मिल रहे हैं रूही तिवारी से। रूही, वेलकम टू किताब वाला, वेलकम टू थैंक यू श्रुति। इनकी बुक आ रही है व्हाट विमेन वांट, अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया। हाय रूही, हाउ आर यू? वेरी वेल श्रुति, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, आइडिया कैसे आया कि मुझे इस चीज़ पर बुक लिखनी है? ये मैंने एक्चुअली अपने ऑथर नोट पे भी इस बुक में मेंशन किया है। मैंने सबसे पहला चुनाव जो कवर किया था वो था 2008 दिसंबर का राजस्थान का चुनाव। अब राजस्थान आप जानते ही हैं, काफ़ी बेल्ट्स, बहुत समाज ऐसा है कि औरतें बोलती नहीं हैं, घूंघट में रहती है। उस समय बहुत मुश्किल होती थी हमको ये कवर करने में, ये समझने में कि औरतों से हम कैसे बात करें और वो खुल के हमसे कैसे बताएं कि वो क्या चाहती हैं, क्या उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं। इनिशियली ये एक चैलेंज रहता था, क्योंकि पत्रकार जो हम हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर सेगमेंट को आप इक्वली कवर करें ताकि आप एक बैलेंस्ड रिपोर्ट आगे पेश कर पाए। तो औरतों से बात करना एक चैलेंज हमेशा रहता था। ये 2008 में मैंने सबसे पहले महसूस किया, फिर 2009 के चुनाव में भी था। धीरे धीरे कुछ कहीं बदलने लगा। सबसे पहले जब मुझे लगा कि बात बिल्कुल बदल गई है वो था 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिसमें भाजपा बहुत भारी बहुमत से जीत के आई थी।
मैं एक कॉलेज में गई कानपुर के, जो कि एक ऑल गर्ल्स कॉलेज था, और मैंने वहाँ टीचर से परमिशन ली कि मैं क्लासरूम एक्सपेरिमेंट करूँ, वरना मैं 1-on-1 बात करती थी यूथ यंग स्टूडेंट्स से, बट मैंने सोचा कि इस कॉलेज में एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैंने 15 मिनट की परमिशन ली, मुझे लगा ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, कितना बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, नहीं बोल सकते। जो 15 मिनट की मैंने परमिशन ली थी, वो 1 घंटे से भी ऊपर की कॉन्वर्सेशन वाह। हुई, क्योंकि उस क्लास में जितनी लड़कियां थी सब वोट देने जा रही थी, सबके पास वोटर आईडी था लार्जली। मैंने एक सिंपल सवाल पूछे, आपको कौन पसंद है, अखिलेश यादव कैसे लगते हैं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं, एट्सेट्रा। हर लड़की ने हर सवाल का हाथ उठा के जवाब दिया है। उनके पास बिल्कुल क्लैरिटी थी कि उनको कोई नेता या कोई पार्टी क्यों पसंद है, वो क्या उम्मीद रखती है कि जो नई सरकार आएगी उनके लिए क्या करे। और तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ भारत में बदल गया है। ये जो एकदम यंग गर्ल्स हैं, ये सोच रही हैं इतना क्लियरली। और मैं बताऊंगी, उस चुनाव में जो मैंने देखा, मैं बॉयज से भी बात कर रही थी ऑफ कोर्स कॉलेजेस में, जितनी क्लैरिटी ये यंग गर्ल्स दिखा रही थी, द बॉयज वर नॉट शोइंग दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी। तो कुछ बदल गया था समाज में, भारत में, एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक। उसके बाद मैंने आई मेड इट अ पॉइंट कि जितने भी चुनाव हों, मैं यंग स्टूडेंट से ज़रूर बात करूं, चाहे वो उस साल के अंत में मध्य प्रदेश में, अगले साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव थे 2018 में, या त्रिपुरा में चुनाव हुए। इन सारे चुनाव में मैंने जाके कॉलेजेस में यंग स्टूडेंट से बात की, और मैंने देखा कि जो लड़कियां हैं वो इतनी उत्साहित हैं बात करने के लिए, और उतनी ही उनके दिमाग में क्लैरिटी है। तब मुझे ये आइडिया आया कि जब भी मैं कोई बुक लिखूंगी, सबसे पहले मैं महिला मतदाता पे बुक लिखूंगी। आपने कहा कुछ बदल गया, कुछ एजुकेशन थी, सोशियोलॉजिकल चेंज था, समाज के स्तर पे बदला है। आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो कुछ क्या था? देखिए, ये बहुत एवोल्यूशन एक बहुत लंबी कहानी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। अम, अ, आप अगर 1970s 60s 50s जब भी देखें, उस टाइम जोर था ही नहीं महिला मतदाता पे। उस टाइम अलग अलग चीज़ों की प्रायोरिटीज थी। ऑफ कोर्स पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अलग अलग चैलेंजेस थे, तो ये चैलेंज कभी था ही नहीं कि आप औरतों को कैसे अलग से एड्रेस करें। 60s में सेम प्रॉब्लम, 70s में इतनी ज़्यादा गरीबी गरीबी इतना बड़ा स्लोगन था इंदिरा गांधी का भी, इट इज़ अ बिग थिंग। तो कहीं और जो औरत थी वो प्रायोरिटी नहीं थी। एक मैंने इसमें एनेक्डोट भी बहुत इंटरेस्टिंग मेंशन किया है 1970 से, भैरव सिंह शेखावत जी का। मुझे मुरली मनोहर जोशी जी ने बताया जब मैंने उनको इंटरव्यू किया इस बुक के लिए, कि कैसे 70s में दे वर टूरिंग राजस्थान, रूरल राजस्थान, जब वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स में, और औरतों ने भैरव सिंह शेखावत जी को पहचाना। उस चीज़ को लेके वो इतने आश्चर्यचकित हुए कि मुझे कैसे पहचान गई, औरतें कैसे पहचान गई, मैं तो इतना घूमता भी नहीं हूँ। तो औरतों ने बोला, नहीं आप हमारे नेता हैं, हम क्यों नहीं जानते। तो उस टाइम ये माइंडसेट था लीडर्स का कि औरतें नहीं जानती पॉलिटिक्स के बारे में। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ चेंज हुआ। सबसे पहला मुझे लगता है जो पड़ाव आया, वो था इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। अपनी बुक में भी आपने 4 फेजेस में जी, बांटा है जी। इनके तो जो evidence। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन था, उसके बाद जो चुनाव थे, आप देखिएगा उसमें जो नंबर्स हैं विमेन वोटर टर्नआउट के, वो गैप, जो जेंडर वोटर गैप था बिटवीन मेन एंड विमेन, वो रिवर्स हो गया था। भारी मात्रा में औरतों ने आके वोट दिया। अब चाहे आप ये सोचे कि उन्होंने इंदिरा गांधी के सिंपैथी में आके दिया या राजीव गांधी के समर्थन में आके दिया, जिस भी कारण से उन्होंने आके दिया, वो एक बहुत बड़ा चेंज था। और कहीं ना कहीं वहां से पॉलिटिशियंस के दिमाग में ये बात आई कि ये एक अनटैप्ड इम्पोर्टेंट वोट बैंक है, और वहां से कहानी थोड़ी बदलनी स्टार्ट हुई। उसके बाद अर्ली 90s में कुछ ऐसे डिसीजंस आए जिनसे सामाजिक चेंज आया। पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, जिससे यो रिजर्विंग सीट्स इन पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज, उससे बहुत फर्क आया। जो एम्पावरमेंट ग्रासरूट से ऊपर आई, वो ओवर टाइम, ओवर द नेक्स्ट डेकेड और सो, उसने अपना कमाल दिखाया। ऑफ कोर्स इनिशियली क्रिटिसिज्म थी कि रबर स्टैम्प है, जो औरत है अभी भी जैसे सरपंच जो है, प्रधानपति की बात होती है वो आज भी जैसे प्रेवलेंट है गाँव है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा ना। आप 10 महिलाएं अगर सरपंच है, उसमें से अगर 5 ऐसी हैं, तो 5 तो अभी तक इंडिपेंडेंट हुई है। प्लस जब आप देखते हो कि कोई महिला इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, तो बाकी महिलाओं में भी उस तरह की एक अवेयरनेस आती है, एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था। जो सेल्फ हेल्प मूवमेंट थी, एसएचजी मूवमेंट थी 90s में, उसने भी, क्योंकि देखिए एसएचजी ऐसे महिलाओं के गुट है, आप उसमें
आप आपस में बात करते हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उससे आपके लिए आता है, आपकी समाज में थोड़ी इज्जत बढ़ती है, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन स्प्रेडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग वुमेन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्फिडेंस की Correct. बात है, वो एक बहुत बड़ा वो रहा है। तो 90s में कुछ एक दो ऐसे पॉलिसी डिसीजंस थे जिनसे एक तो ये भी हमको जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में भी औरतें इंपॉर्टेंट हो रही हैं। आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे ला रहे हैं तो क्लियरली आप भी समझ रहे हैं कि औरत का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, और उसका ये भी रिजल्ट हुआ कि जो महिला मतदाता थी उनमें कॉन्फिडेंस आया, उनमें अवेयरनेस आई। एक और बहुत 2000s में मैं बोलूँगी जो मुझे लगता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेलफेयर पॉलिसी मेजर था, जिसके बहुत क्रिटिसिज्म होती है फॉर मेनी रीजन, जो नरेगा यूपीए सरकार लाई थी। 2006 में आया था नरेगा। 2009 का अगर आप चुनाव देखेंगे, 84 के बाद वो पहला चुनाव था जब जेंडर गैप बहुत कम हुआ, सिंगल डिजिट्स में गया। तो इट वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन बिकॉज उसमें 33% आपने रिजर्व कर रखा है महिलाओं के लिए। अब बाकी उस एक्ट को मैं छोड़ूंगी, उसके एसेट क्रिएशन जितनी भी उसकी बुराइयां होती है वो अलग कहानी है, लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, इसने महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी काम करने की, आर्थिक रूप पे स्वतंत्र होने की, आपके घर के पास थी। देखिए, गांव से बाहर जाके महिला के लिए काम करना मुश्किल था, गांव में नौकरियां नहीं थी। नरेगा ने वो गैप फिल किया, और आप देखेंगे इसमें किस तरह से महिला पार्टिसिपेशन 50% से भी ऊपर था, कई सालों में बढ़ता गया, क्योंकि महिलाएं बाहर जाके आसानी से काम कर पा रही थी इस एक्ट में। उससे जब उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता थोड़ी आई, जब उनके पास घर में डिसीजन लेने की उनको इजाज़त मिली, क्योंकि वो पैसे ला रही थी घर में, उससे बहुत डिफरेंस हुआ, और वो समझने लगी कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हम अपने हिसाब से भी जाके वोट दे सकते हैं। तो 2009 में जो चुनाव था उसमें साफ मुझे लगता है जाहिर होता है, और वहां से आप चेंज भी देखना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से महिलाएं ओपनली आके बोल रही है कि हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने महिलाओं को एक बहुत बड़ा अपना कैंपेन का मुद्दा बनाया। वो क्योंकि गुजरात से अपना एक्सपीरियंस लेके आए थे, वो जानते थे कि ये एक अनटैप्ड, नेशनल लेवल पे अनटैप्ड वोट बैंक है, और उन्होंने इतनी कॉन्वर्सेशंस की महिलाओं के चारों तरफ जो इश्यूज है, मुद्दे हैं, उनको लेके, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, चाहे क्लीन कुकिंग गैस की बात हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी जो तब तक हुई नहीं थी। तो वहां से फिर एकदम ये स्पाइक आप देखेंगे 2019 में वोटर गैप पूरी तरह से ब्रिज हो गया था। इनफैक्ट विमेन थोड़ा सा ज़्यादा ही वोटर टर्नआउट था एज कम्पेयर टू मेन। तो ये एक एवोल्यूशन रहा है। ऑफ कोर्स आई विल से ये नेशनल लेवल की बात है, स्टेट लेवल में पहले लीडर्स रह चुके हैं जो ये कर चुके हैं, स्पेशली सदर्न स्टेट्स में, चाहे आप एमजीआर, एनटीआर, जयललिता इनकी बात करें, लेकिन नेशनल लेवल पे दिस हैज़ बीन द ट्रैजेक्टरी। राइट। जैसे अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, काफ़ी स्टेट्स में इलेक्शंस भी हैं। एक जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं और फीमेल वोटर्स को एड्रेस करते हैं, बोलते हैं दीदी हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपकी बहन के लिए ये करेंगे, हम आपकी बेटी के लिए। तो वुमेन की जो आइडेंटिटी है, क्या वो एक रिश्ते के तौर पर है सिर्फ? मतलब आपका क्या सोचना है इस बारे में? उसकी एजेंसी और उसकी आइडेंटिटी एज अ वुमेन क्यों नहीं? देखिए, इसमें आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। पहले तो आप देखें तो आप महिला लीडर्स को भी ऐसे ही एड्रेस किया जाता है ना, अम्मा, बहन जी, Exactly. दीदी, that has been the pattern. But my question is कि एटलीस्ट अब महिला वोटर्स को अलग से एड्रेस किया जा रहा है। पहले वो भाई और बहनों में कहीं शामिल होके गायब हो जाती थी, मैनिफेस्टो में एक लाइन उनके ऊपर आता था। अब पूरी स्पीचेस उनको डेडिकेटेड होती है, स्पीच में कम से कम 10 मिनट महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा उस पर कॉन्वर्सेशन होती है। मैनिफेस्टो अलग से महिलाओं के लिए बन रहा है, आपने देखा है बीजेपी तो निकालती ही है अलग से, महिलाओं का एक मैनिफेस्टो निकाला है उन्होंने कई चुनाव में। तो एटलीस्ट ये जो कॉन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हुई है। अब आप उनको कैसे एड्रेस करें कैन बी एन इशू ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। जैसे आपने अपनी बुक में भी एजेंसी के बारे में बहुत खुलकर बात की है कि हाउ डज अ वुमेन वोटर डिफाइन हर सेल्फ? क्या वो अपने आप को इस तरीके से डिफाइन कर रही है कि उसके हस्बैंड या उसके पार्टनर, उसके घर में मेल मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, तुम इसको वोट दो, इसको वोट नहीं दो? आपने लिखा है कि ये बदला है समय के साथ। बिल्कुल। तो क्या ये सही है कि उस औरत के रिश्ते के बतौर पर ही उसको एड्रेस किया जाए? मतलब सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इस बारे में क्या सोचना है? बट देखिए, जिस तरह की स्कीम्स भी हैं वो किचन से रिलेटेड है, गैस सिलेंडर हो गया, या देयर इज अ वे कि आप
क्या पॉलिटिशियंस ऐसा सोच रहे हैं कि महिलाएं किचन के लिए ही बनी हैं और उनके लिए आप इस तरह की ही स्कीम्स लाए, वो एक डेंजर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी की रियलिटी ये है कि महिलाएं हमेशा से पीड़ित रही हैं और उनके पास ये बेसिक्स भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप ये बेसिक से इस स्टार्ट बात की करेंगे। सच्चाई है, हाँ, किचन सच्चाई की है, ये जरूरी है महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं आप इनसे बात स्टार्ट करेंगे तभी जाके एस्पिरेशंस बढ़ेंगी। एक आपने एक चैप्टर 2 का नाम है फ्रीबीज अ शॉट एट डिग्निटी, ठीक है। फ्रीबीज इतना बड़ा मुद्दा है, इसको जितना खोल सके उतना कम है, लेकिन क्या किसी के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है, ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। महिलाओं का सोचा जाता है कि इसको तो शायद पैसों की ज़रूरत होगी ही। महाराष्ट्र में स्कीम आई, मध्य प्रदेश में आई, झारखंड इलेक्शंस में आई, अब बिहार इलेक्शंस में भी आ रही है, लाडली बहन लाड़की बहन। आपको क्या लगता है कि विमेन वोटर्स और कैश का क्या मेल बैठ गया है कि हर पॉलिटिशियन हर इलेक्शन में इसको यूज कर रहा है? देखिए, ये ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि मैं फ्रीबीज को महिला मतदाता के दृष्टिकोण से फ्रीबीज नहीं देखती हूँ। मैंने जो देखा है अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में ग्राउंड में, कोई भी महिला मतदाता पैसे लेके घर पे नहीं बैठ जाती कि अब मेरे पास पैसे आ गए, अब मैं इससे ना अपने अब आराम से मैं आपने बैठूंगी। कहा महिला मतदाता नहीं बैठी, तो क्या बहुत डिफरेंस है इन हाउ फ्रीबीज आर परसीव्ड बाय मेन एंड वुमेन। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे इसीलिए इसीलिए आप देखिए, बहुत पॉलिटिशियंस अब विमेन के लिए कैश ट्रांसफर करते हैं, वो मेन के लिए नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेल वोटर के लिए करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर उड़ा देंगे, महिला उसको प्रोडक्टिवली यूज करेंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान जैसे कोई नेता हो या ममता बनर्जी जैसी नेता हो जिन्होंने ये स्कीम लाई, वो ऑन रिकॉर्ड भी ये बात करते हैं कि वो क्यों महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसका प्रोडक्टिव यूज होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बहुत 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 अनगिनत ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कैश ट्रांसफर को यूज किया है कुछ छोटा मोटा स्टार्ट करने के लिए एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। किसी ने टेलरिंग स्टार्ट की है, किसी ने कोई छोटी सी सब्जी की दुकान लगाई है, किसी ने कोई दुकान लगाई है। इस कैश ट्रांसफर से उनको एक एजेंसी मिली है, जो उनके पास ये नहीं थे पैसे। जो मर्द कमा रहा था वो मर्द उड़ा रहा था, घर के खर्च में जितना दे रहा था, स्पेशली गांव की बात है ऑफ कोर्स। महिला के पास वो एजेंसी नहीं थी, वो इंडिपेंडेंस नहीं था। इस कैश ट्रांसफर से उनको वो इंडिपेंडेंस मिला है, वो एजेंसी मिली है कि उनके पास पैसा है, वो अपने ढंग से खर्च कर सकती है, वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए एक डिग्निटी इससे महिलाओं को मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आई थिंक थोड़ा सा सिंपलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब लोग कहते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं रेवड़ी कल्चर है ये। मुझे लगता है वो थोड़ा सिंपलिस्टिक डिसमिसिव पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस महिला को मिल रहा है, जिसके पास ये नहीं था, उसको पता है कि इसकी क्या कीमत है उनके लिए और वो कैसे इसको यूज करती हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है, जिनको हम वेलफेयरिज्म कहते हैं। अब आप देखिए, जैसे नीतीश कुमार ने 2006 में जो उनकी मुख्यमंत्री साइकिल योजना थी, उसको आप वेलफेयरिज्म कहेंगे या उसको आप एक कॉन्क्रीट पॉलिसी डिसीजन कहेंगे जिससे लाइव्स इम्प्रूव सही में हुई हैं? उन्होंने जो स्कूल जाती बच्चियों को साइकिल दी, वो तो वोट नहीं देती थी, उनको वोट तो नहीं मिल रहा था बट डायरेक्ट। अल्टीमेटली यस, बट उससे बिहार का रूप हुलिया बदल गया। आप 2010 के चुनाव में अगर आप बिहार गए थे तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट सिनारियो। स्कूल गोइंग गर्ल्स साइकिल चला के स्कूल जा रही थी बिहार में, ये अनइमेजिनेबल था पहले। तो उससे एक जो दो जनरेशन्स को आपने टारगेट किया है, एक तो उन लड़कियों की माएँ जिनको लगा अब हमारी बच्चियां सेफ है, नीतीश कुमार हमारी बच्चियों के लिए कुछ कर रहे हैं। दूसरा वो बच्चियां जो बड़े होके फिर वोटर्स बनी। तो वोट बैंक तो उनका सॉलिडिफाई हुआ, लेकिन उससे फर्क भी पड़ा ना। ये ऐसी चीज है जो एनेबलिंग है, ये एक फ्री ऐसा नहीं है कि उन्होंने साइकिल लेके बेच दी, उस पैसे से जाके वो मेले में चली गई, वो तो नहीं हुआ है ना, उससे फायदा हुआ है। सिमिलरली इवन समथिंग लाइक टॉयलेट्स, अब कितने घरों में बनाए नहीं बनाए, पानी आता है नहीं आता है, वो एक अलग मुद्दा है। पॉइंट है कि किसी ने बात नहीं की थी इस चीज की कि ये इतनी ठेस पहुंचती है एक महिला की डिग्निटी को कि उनको गांव में फील्ड में जाके किसी भी टाइम पे अपने आप को अगर रिलीव करना हो, वॉशरूम यूज करना हो तो जाना पड़ता है। घर पे एक टॉयलेट होना एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट का, वी अंडर एस्टिमेट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज बिकॉज वी हैव इट, वी हैव नेवर हैड द अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू इट। लेकिन आप गाँव में जाके देखेंगे तो कितनी बड़ी चीज है ये महिलाओं के लिए जो आई है। तो आप जिस चीज़ को हम फ्रीबीज समझते हैं, जिस चीज़ को हम वेलफेयर समझते हैं, वो पता है महिलाएं क्यों अप्रिशिएट करती हैं? क्योंकि उससे उनको कहीं ना कहीं एजेंसी, डिग्निटी, एम्पावरमेंट मिलती है।
वो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए नहीं अप्रिशिएट करती कि हमको कुछ मुफ्त मिल गया, कि भाई हम घर पे बैठेंगे हमको कुछ मुफ्त मिल गया, महिलाओं वो के वैसे पॉइंट नहीं। ऑफ व्यू से जैसे आपने बताया कि उनको लगता है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वहीं क्योंकि सोसाइटी में और भी स्टेक होल्डर्स हैं, वहीं जब हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट में लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, या फिर जो इकोनॉमिस्ट वगैरह भी आलोचक हैं जो इस फ्रीबीज कॉन्सेप्ट के, वो क्या कहते हैं, ठीक है आपने पैसे दिए, आप कब तक देते रहेंगे? स्टेट का जो फंड है या देश का जो पैसा है, वो कब तक आप फ्रीबी के जरिए बेचते रहेंगे? बिकॉज देयर हैज टू बी एन एंड टू दिस, राइट? उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि दोनों तरफ है इस चीज की। नहीं नहीं बिल्कुल, तो इट्स नोबडीज केस। देखिए ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जिंदगी भर चलता रहेगा। आप एक महिला मतदाता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, वो भी तो इवॉल्व हो रही हैं। अब उनको कैश ट्रांसफर मिल गया है, अब उनको गैस सिलेंडर मिल गया। पॉलिटिक्स क्या इवॉल्व हो रही है इस हिसाब से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको टॉयलेट मिल गया है, अब उनके नाम से घर भी हो गया है, क्योंकि रूरल हाउसिंग स्कीम कहती है कि जॉइंटली हो या महिला के नाम से हो। अब इनको ये सब मिल गया, तो वो भी तो व्हाट नेक्स्ट का सवाल पूछेंगी जरूर, और ऑलरेडी पूछ रही हैं कई महिलाएं। तो मैं आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट कि जो कैश ट्रांसफर्स है, जब तक एक विजन के साथ हैं कि आप इसको दे रहे हैं, कब तक दे रहे हैं, आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिशियंस के पास वो विजन है, ठीक है। अब आप इसको ब्लाइंडली एज अ प्री पोल दिस अनाउंस कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है। अब कई स्कीम्स में ये होता है, क्वालिफिकेशन एक होती है, जैसे मध्य प्रदेश की स्कीम में भी है, लक्ष्मी भंडार बंगाल में भी है कि इतनी एजुकेशन करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने क्लास। उसका क्या पर्पस है? उसका ये पर्पस है कि पहली बात तो एट बर्थ यू आर ट्राइंग टू डिस्करेज इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, राइट। दूसरा आपका ये पर्पस है कि जो फैमिली है वो लड़की को पढ़ाए, क्लास 12 तक तो पढ़ाए, कि उसके बाद ये पैसे मिलेंगे। फिर शादी लेट हो, ताकि आप शादी तभी हो, तब शादी के तब पैसे मिलेंगे जब इतना लड़की पढ़ाई कर लेगी। सो इससे आप बहुत, अगर आप सोशल चेंज ला पा रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक प्रोडक्टिव चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको 10 इलेक्शन से पहले आपने अनाउंस कर दिया कि हम आपको 2,500 रुपए दे देंगे, और उसके आपके पास कोई विजन नहीं है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि एट सम पॉइंट इवन वुमेन विल आस्क ना कि अब क्या, हमको पैसे मिल गए, अब हम क्या करें? क्योंकि हम पैसे लेके बैठना नहीं चाहते, हमको एनेबल करो ना नेक्स्ट भी Right. कुछ करने के लिए। आपने टॉयलेट्स की बात की थी, एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है कभी कभार सोसाइटी में। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में सैनिटरी पैड्स के बारे में बात की, मेंस्ट्रुअल लीव की पहली बार बिहार में लालू यादव ने बात करी। विमेन लीडर्स क्या संकोच करती हैं विमेन इश्यूज या जो कोर विमेन की प्रॉब्लम्स हैं उनको नेशनल लेवल या उस पर उठाने के लिए? क्या आपको लगता है कि एक डिफरेंस है इस चीज़ को लेकर? नहीं, आई थिंक थोड़ा अनफेयर होगा ये कहना, क्योंकि महिला नेताएं ही इतनी कम है अनफॉर्चुनेटली। जहां महिला मतदाता को हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लुक एट द नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, लुक एट द नंबर ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबलीज, तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस है। बट आई डोंट थिंक ये फेयर है। आई थिंक ये जो नेता और महिला मतदाता का सवाल है, ये जेंडर्ड सवाल नहीं है। इट्स अ मिक्स बैग। जयललिता इतनी लोकप्रिय थी महिलाओं के बीच में, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक महिला थी, इसलिए क्योंकि वो महिला को समझ के उस तरह की बातें करती थी और उस तरह की पॉलिसीज लाती थी। सिमिलरली फॉर समवन लाइक ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, आप देखिए उन्होंने नरेगा में महिलाओं के लिए ये एक रिजर्वेशन रखा। लेकिन दूसरी तरफ मेल लीडर्स भी है जो बात करते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, शिवराज सिंह चौहान हो, नवीन पटनायक हो, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने महिलाओं के बारे में बात की। तो आई थिंक ये जेंडर उतना बड़ा इशू नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन महिलाओं को समझ के, कौन उनके जो गैप्स हैं वो समझ के उनको एड्रेस कर पाता है। महिला नेशनल लेवल पे, आपने जो पूछा संकोच करती हैं क्या, इतना नेशनल लेवल पे अनफॉर्चुनेटली महिला नेता ही नहीं आई ना। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप प्रपोर्शन देखिए मेल लीडर्स वर्सेस वुमेन लीडर्स। पर जो जैसे हैं भी लीडर्स, बहुत गिनी चुनी लीडर्स हैं, उनकी शायद गलती नहीं है या नहीं है वो हमें नहीं पता, पर क्या लोग कैंसिल कर देते हैं ऐसे विमेन लीडर्स को? नहीं, देखिए सबका, हर लीडर का अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी होती है। अब आप ममता बनर्जी की बात करेंगे तो वो तो बहुत ही लोकप्रिय है अमंग वुमेन लीडर्स। अगर आप मायावती की बात करें तो मायावती का जो कंस्टिट्यूएंसी है वो महिला नहीं है, वो दलित है, तो उनका एक कास्ट इज हर मेन थिंग, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझ के महिला नेता ऐसा है जो नेशनल लेवल पे महिलाओं की जानबूझ के बात। नहीं, बट उनको भी जैसे अपना वर्चस्व बनाना है पॉलिटिक्स में, या समाज से मिलकर ही बनता है, वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को नहीं बना सकती। तो क्या जेंडर इंटायरली इरेलेवेंट है इस चीज़ में? मतलब जैसे आपकी बुक में भी आपने जेंडर बेस्ड पॉलिटिशियंस में जी। क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में बात की है,
there must be something that is different in a male politician and a female नहीं, 100% दे मस्ट बी डिफरेंट, बट अब तक वो सामने इसलिए नहीं आया है क्योंकि एज आई सेड द नंबर ऑफ वुमेन पॉलिटिशियंस इज सो फ्यू. आप ज़मीनी तौर पे भी देखेंगे तो इतने कम कैंडिडेट्स हम सारी पार्टीज महिलाओं को खड़ा करती है. तृणमूल कांग्रेस एक एक्सेप्शन है आज की तारीख में, कि वो हम समझ ही नहीं पाए हैं कि जेंडर और महिला मतदाता का क्या रिलेशनशिप है. इसलिए भी क्योंकि कितने मेल लीडर्स ने भी महिलाओं के लाइव्स में गैप समझ के उन पॉलिसीज को उन बातों को उठाया है. Right. लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि एज अ वुमन लीडर मे रिलेट मोर विथ अ वुमन वोटर एंड वाइस वर्सा. बट अभी तक मुझे नहीं लगता उसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है. मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ममता बनर्जी इसलिए लोकप्रिय नहीं है क्योंकि वो महिला है, वो इसलिए लोकप्रिय क्योंकि वो महिलाओं की बातें करती हैं. सिमिलरली फॉर जयललिता, क्योंकि अगर वो फैक्टर होता तो मायावती भी एक विमेन के बीच में एक बहुत बड़ी फिगर बनती, बट वो वैसी नहीं है. या स्मृति ईरानी बनती या प्रियंका गांधी बनती. तो ये उनका जेंडर इज नॉट व्हाट हैज हेल्प्ड देम, इट्स द कॉन्वर्सेशन अराउंड वुमेन दैट हैज हेल्प्ड देम. ओके, आपने अभी मायावती की बात करी. जो सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी वगैरह हो गई, आलोचकों का कहना है कि मैस्कुलिनिटी ने डोमिनेट कर लिया है. बात जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका बात चलती है, दलित्स के ऊपर बात होती है, उनके मुद्दों पर, कास्टिज्म के ऊपर बात होती है. तो क्या जो लेयर्स में ऑप्रेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक महिला भी है, एक गरीब भी है, एक दलित भी है, क्या ऐसी पार्टीज उनको इग्नोर कर देती हैं कहीं ना कहीं अपने इस नहीं, आलोचक बिल्कुल कई बार इस बात को सामने रखते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप अगर ओप्रेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, महिला हमारे समाज में पीड़ित है. अब उनके डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेशन है. अगर आप एक अपर कास्ट हिंदू वुमन है तो आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बीइंग अ वुमन, Right. राइट. अगर आप एक मुस्लिम वुमन है तो आपके दो डिसएडवांटेज है, बीइंग अ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक भी है और आप वुमन भी है. और अगर आप एक दलित वुमन है तो आपके फिर दो डिसएडवांटेज है, आप एक पिछड़ी जाति से भी है और आप एक औरत भी है. तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसएडवांटेज हैं. जो ये पार्टीज है, जैसे आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की, उनका जो आप देखेंगे जो एवोल्यूशन है या जो जेनेसिस है वो प्योरली कास्ट अपलिफ्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो उसमें ये विद इन कास्ट जेंडर उन्होंने एक नॉन जेंडर्ड व्यू ऑफ कास्ट इन अ वे ले रखा है. अगर आप वैसे देखेंगे तो यस, विथ टाइम जरूरी है कि वो भी इवॉल्व करे और वो जो जेंडर ऑपरेशन विद इन कास्ट है उसको भी समझे कि भाई दलित में भी दलित मर्द और औरत के बीच में औरत ही ज्यादा पीड़ित है ना नेचुरली. तो आप उस चीज को कैसे आप इक्वलाइज करोगे. तो वो एक जरूरी बात है, वो एक जरूरी चीज है जो ये स्पेसिफिक जातिवाद के अराउंड पार्टीज है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कास्टिज्म को लेकर या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है उसको लेकर आदमी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो खुलकर सामने आ पाता है, पार्टीज के फ्रंट पे आ जाता है या फिर ग्रुप्स के फ्रंट पे आ जाता है सोशल मीडिया पर. लेकिन जो महिलाएं हैं, क्या उनके बीच भी ये सब वॉल्स होती है? महिलाएं वोटिंग पैटर्न्स में, पॉलिटिक्स में कास्टिज्म को कैसे प्रैक्टिस करती है, या फिर क्या वॉल्स ऑफ रिलीजन उनके भी दिमाग में आते हैं? नहीं, बिल्कुल. देखिए सब तो समाज का ही हिस्सा है. हाँ. और रिलीजन और कास्ट ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज में इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि इसको एवरीडे एग्जिस्टेंस से या वोटिंग पैटर्न, पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी से भी अलग करना बहुत मुश्किल है. तो महिलाएं भी कोई संत तो है नहीं जो इन सब चीजों से नहीं जुड़ी रहेंगी. सब में नेचुरल चीज है, ये आती है. लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, इंक्रीजिंगली मैंने देखा है महिलाएं ज्यादा टेंडेंसी दिखा रही है अपने आप को इन सब इश्यूज से थोड़ा सा डिस्टेंस करके इनके परे होके वोट करने का. ऐसा आपको क्यों लगा? इसलिए क्योंकि अब उनकी जो खुद की जो डिसएडवांटेज है, वो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ना, जेंडर. देखिए मेन जो आदमी है उनका जेंडर कभी डिसएडवांटेज नहीं रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो. तो उनको कभी जेंडर एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी कन्फ्रंट नहीं करनी पड़ी है. महिलाओं के लिए ये हमेशा एक डिसएडवांटेज रहा है. और अब क्योंकि उनको महिला वोटर्स को एक एजेंसी दी जा रही है, उनसे बात की जा रही है डायरेक्टली, उनको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि जेंडर उनके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, वो डिपेंड करता है. अगर आप एक मुस्लिम महिला है तो आपका तो रिलीजन ही आपको इस समय इतना जिस तरह का इस समय माहौल है देश में और जिस तरह का हमारे एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट रहता है देश में, तो उनके लिए दो डिसएडवांटेज है. तो उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंज होता है कि वो कौन सा डिसएडवांटेज ज्यादा बड़ा बने, या दलित महिला की बात आप करें तो. लेकिन एज
ऑन एन एवरेज महिलाएं आर मोर pragmatic, they are more transactional, they are able to distance themselves from जो हम इन मुद्दों को कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी, रिलीजन, कास्ट, क्योंकि उनको पता है उनके एवरीडे लाइफ में इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो। वो समझ रही हैं ये बात कि अब हमारी लाइफ बेटर हो सकती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हम पे ध्यान दे रही हैं फाइनली। तो उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक मेन आर मोर वल्नरेबल टू बिकॉज दे हैव द प्रिविलेज। औरतों के पास ये प्रिविलेज नहीं है ना कि आप ये इतने बड़े बड़े मुद्दों के बारे में सोचें जब आपकी एवरीडे लाइफ ही इतनी कठिन रही है। लेकिन जैसे हम आमतौर पे बात, आप किससे भी बात कर लीजिए, विमेन भी इस बारे में खुलकर बात करती हैं, उनका कास्टिज्म को लेकर क्या अप्रोच है वगैरह। आपने इतनी ग्राउंड रिपोर्ट्स करी हैं, विमेन इलेक्शंस में इस चीज़ को क्या प्रैक्टिस करती ही नहीं है? करती तो होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किस जीरो तरीके से आपने देखिए notice कोई किया भी उसे? चीज एब्सोल्यूट नहीं हो सकती हाँ, है ना। ऑफ कोर्स मैंने जैसा कहा कि वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी इन सब चीजों से उतनी ही प्रभावित है जितना मर्द। लेकिन धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि महिलाएं इसके बाहर आके थोड़ा सोचें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मुझे महिला वोटर मिली थी वेस्ट यूपी में। उन्होंने उनके बारे में जिक्र भी किया है मैंने बुक में। उन्होंने मुझे बोला कि देखिए मैं तो हूँ ब्राह्मण, लेकिन मैं मायावती जी बहन जी को ही सपोर्ट करती हूँ, इसलिए क्योंकि उनके शासन में जो न्याय प्रणाली थी, जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत सेफ फील करती थी उनके उसमें। तो मैं इसीलिए उनको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब कास्ट के बारे में मैं क्या ही सोचूं जब मेरे लिए एवरीडे सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। कई हिंदू महिलाओं को मैं मिली हूँ अयोध्या में, जहाँ राम मंदिर बना था, वहीं उनकी छोटी छोटी दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर बन गया, हम क्या करें उस बात का, हमारे को नुकसान हुआ है क्योंकि अब टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। अब आप देखेंगे कभी जाके अयोध्या में तो कहीं ना कहीं औरतें इन सब मुद्दों को अलग रख के अपने खुद के लाइफ के बारे में सोचने की कोशिश करिए। लेकिन मैं फिर से यही बात कहूँगी कि ये डिपेंड करता है, अगर आप खुद ही पीड़ित हैं अपने जाति और अपने धर्म की वजह से, तो उसके बारे में भी तो आप सोचेंगे। तो वो महिलाएं जो सबसे पीड़ित, डबल पीड़ित है जिसे हम कह सकते हैं अपने जाति, धर्म प्लस जेंडर की वजह से, उनके लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये सोचना कि हम कैसे वोट करें। तो आज़ादी से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 5 स्कीम्स या पॉलिसीज रही हैं जो वाटरशेड मोमेंट रही है विमेन डेवलपमेंट के लिए, और जिससे पॉलिटिशियंस ने टारगेट कर लिया इस चीज़ को? अब देखिए, आप नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो अलग ही कहानी रही है। आप नेशनल लेवल पे अगर पूछे, चलिए स्टेट लेवल पे भी अगर आप देखें, आप NTR, MGR, उनकी सारी योजनाएं देखिए, उन्होंने एकदम औरतों को फोर फ्रंट पे रखा था। तो उन साउथ में ना ये बात पहले ही आ गई थी, काफ़ी पहले आ गई थी कि किस तरह से महिलाओं को हमको पॉलिसी मेकिंग के फोर फ्रंट पे रखना चाहिए और उनको कैसे नीचे से एम्पावर करना चाहिए। पहले मैं स्टेट्स की बात करती हूँ। तो ये जो इन 3 नेताओं ने, MGR, NTR, फिर बाद में जयललिता ने, जो कि MGR की प्रोटेजी थी, उन्होंने बहुत महिलाओं को आगे रखे। अब आप उसको जयललिता को आप फ्रीबीज का वो मानती है, बिल्कुल बहुत लोग कहते हैं कि फ्रीबीज वो देती थी, लेकिन उन्होंने पॉलिसी लेवल पे भी काफ़ी काम किया है महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है नहीं किया है। उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे जैसे नीतीश कुमार ने किया हो, या शिवराज सिंह चौहान ने किया हो, या ममता बनर्जी ने किया हो, तो स्टेट लेवल पे नेता आते रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये आप ब्रॉडर सवाल पूछ रही है, मैं नेशनल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलूँगी। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ द 1990s, जहाँ पे महिलाओं को ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिली, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। उससे महिलाओं के जो कॉन्फिडेंस था, जो उनका इम्पोर्टेंस था, वो बहुत उससे बढ़ा है। तो वो उनको मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानूंगी। SHG मूवमेंट और जो एनेबल किया गया है SHG मूवमेंट को, दैट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह चुकी हूँ, नरेगा मेरे हिसाब से बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी हो रही है, और लोग ना उसको, मुझे ऑफन लगता है कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर एस्टिमेट होती है कि उन्होंने क्योंकि आपका औरतों की, नजरिया फ्रीबीज को लेकर भी कुछ बिल्कुल अलग है। और नहीं, और नरेगा का हमेशा लोग सोचते हैं कि अरे कोई काम तो लोग करते नहीं है, एक ही पॉइंट को बार बार डिग करते जाते हैं। लेकिन आपका ना जो उसका सोशल चेंज नरेगा का रहा है जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है पॉलिटिकल एंड जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट योजना रही है। डेफिनेटली जो टॉयलेट के बारे में कॉन्वर्सेशन हुई, द शौचालय मूवमेंट, द कॉन्वर्सेशन, वो इम्पोर्टेंट रही है। उज्ज्वला बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और कैश ट्रांसफर्स एट अ लार्जर लेवल, मुझे लगता है कि अगेन बहुत इजी है डिसमिस करना कि अरे आप फ्री बैठे उनको दे रहे हो, लेकिन उससे जो ग्राउंड पे आप देखोगे जो चेंज हुआ है, एंड
कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने ही जाके महिलाओं को कॉन्फिडेंस दिया है, इंपॉर्टेंस दी है कि वो उनका वोट आजकल मैटर कर रहा है। देखिए लोग, ज़्यादा महिलाएं क्यों आ रही है वोट करने, एक ये भी तो सवाल है ना, वो क्यों आ रही है, बिल्कुल। क्या ऐसा बदल गया है? ये बदला है कि उनको समझ में आ रहा है कि उनका वोट मायने रखता है। उनका वोट इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी जो आपके पति ने कह दिया, आपके ससुर ने कह दिया, आपके सरपंच ने कह दिया, आप जाके वोट डाल रहे हैं। उनका वोट मैटर करता है क्योंकि वो उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असर्शन है, उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है। इसीलिए औरतें आके वोट कर रही है। और कहीं ना कहीं इन सारी पॉलिसीज, इन सारे जिनको हम फ्रीबीज कहते हैं, इन्होंने उनको वो पुश दिया है, ये समझाया है, उनको वो एनेबल किया है कि उनके लिए, उनकी भी समाज में इक्वल जगह है। जैसे आपने कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लिया, आपने एनटीआर, एमजीआर, जयललिता, पी नीतीश कुमार, इन सब का। आपको क्या लगता है ये लीडर्स ने कैसे इतना सही से कनेक्ट कर पाए औरतों से? और बाकी लीडर्स, ऐसा नहीं है कि बाकी लीडर्स ने ट्राई नहीं किया, वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का बहुत लीडर्स ने ट्राई किया। आपको क्या लगता है इनमें ऐसी क्या चीज़ थी जो कनेक्ट करिए? देखिए एनटीआर, एमजीआर की कहानी थोड़ी अलग है बिकॉज दे वर फिल्म स्टार्स। यस। तो उनकी ऑलरेडी महिलाओं के बीच में पॉपुलैरिटी बहुत थी, राइट। एंड उनकी इमेज ऐसी थी एज फिल्म स्टार्स कि महिलाएं उन पे बहुत बहुत उनको बहुत मानती थी। तो उनके लिए कनेक्ट करना इनिशियली इजी था, उनके पास वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी था। एंड उन्होंने फिर पॉलिसीज भी ऐसी बनाई जिससे कि वो कनेक्ट कर पाए। लेकिन अब मैं कंटेम्प्रेरी अगर पॉलिटिशियंस में देखूं, एक विजन चाहिए। जैसे मैंने कहा, नीतीश कुमार ने विजन दिखाई। अब वो किस तरह के नेता है, अब क्या हुआ है स्टेट में, वो अलग कहानी है। लेकिन उन्होंने विजन दिखाई कि भाई हम साइकिल देंगे बच्चों को, बच्ची पढ़ेंगी, बच्चियां पढ़ेंगी तो उनके लाइफ में गैप, एक जो बहुत बड़ा गैप है, वो एड्रेस होगा। और बच्चियां आगे जाके वोट बैंक भी बनेंगी, इनकी माँ भी वोट बैंक बनेगी। या आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, या जो उन्होंने अपनी लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी स्कीम स्टार्ट की थी, उनको भी ये समझ में आया। उन्होंने तो मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में मुझे बताया कि उनको ये कहाँ से लगा, वो क्यों कनेक्ट कर पाए। क्योंकि उन्होंने कहा मैंने अपने घर में देखा है डिफरेंस। मैंने अपने, और बहुत ही रेयर कैंडिड चीज़ है एक पॉलिटिशियन के लिए कहना, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने घर में देखता था कि मेरे और मेरी बहनों के बीच में किस तरह से फर्क होता था, किस तरह से बर्ताव मेरी बहनों के साथ किया जाता था और मुझे कैसे ट्रीट किया जाता था। तो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ड्रॉ करके उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमको ये इंश्योर करना है कि बच्चियों को, बच्ची होना कोई कर्स ना समझे, इसे कोई, इसे एक आशीर्वाद ही समझे। तो कैसे उस चीज़ को कन्वर्ट की जाए। नरेंद्र मोदी ने आके, एज आई सेड, गुजरात एक्सपीरियंस से वो आए, उन्होंने गुजरात में भी लॉन्च की थी बहुत वुमेन फ्रेंडली स्कीम्स। उनको समझ आ गया कि एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है जो अनएड्रेस्ड है। तो कहीं ये, अब आप इसको केवल एक ये मानेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोच के, ये क्या वैसे ही नेता है, या उन्होंने वोट बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से किया? बिल्कुल। अब इसको कोई मैं ऑल्ट्रुइस्टिक, फिलैंथ्रोपिक नहीं मानती हूँ। मैं जानती हूँ कि इन सब नेताओं ने सोचा है कि अपना वोट बैंक भी कैसे बनाया जाए। तो ये एक कहीं से एक शातिर नेता भी है ना, सबके सब, तभी तो इतने चुनाव जीते हैं इन्होंने, इतने मास लीडर्स हैं ये। अ, तो कहीं ना कहीं आपको विजन है, ये एक, इसमें आपको समाज और राजनीति दोनों की समझ होनी पड़ती है कि आप किस तरह से इस वोटर से कनेक्ट कर पाए, इस वोटर का पोटेंशियल समझ पाए। अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शंस में कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये बोला था कि ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम विमेन है उनका काफ़ी वोट या रुझान नरेंद्र मोदी की तरफ हो सकता है। उसके बाद रिजल्ट्स आए और लोग थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो गए थे। आपको क्या लगता है, अगर जिस लीडर ने, जैसे नरेंद्र मोदी ने जो विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तरीके से अपने लिए बनाई, क्या उसमें जो धर्म की दीवार है वो तोड़ पाए हैं? वो नहीं, नहीं तोड़ पाए। बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि ऐसा तोड़ पाए हैं, क्योंकि भाजपा की पूरी पॉलिटिक्स ही धर्म पे बेस्ड है। उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही एंटी माइनॉरिटीज़, उनकी मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व पॉलिटिक्स है। तो उनकी जितनी भी बातचीत रहती है, आप देखिए, एक सबका साथ सबका विकास अपनी जगह है, और महिलाओं के लिए जो करते हैं वो अपनी जगह है। लेकिन उनकी जितनी भी पॉलिटिकल लैंग्वेज है, वो इतनी ज़्यादा एंटी माइनॉरिटी रहती है कि, जैसे मैंने पहले बात की कि जो मुस्लिम महिलाएं, उनके दो डिसएडवांटेज है ना। एक तो वो माइनॉरिटी भी है, दूसरी बात कि वो महिला भी है। तो उनके लिए माइनॉरिटी होना इस समय ज़्यादा, मुझे लगता है, वल्नरेबल आइडेंटिटी है, क्योंकि इस समय देश में वो बहुत वल्नरेबल आइडेंटिटी बन गई है। तो इसीलिए उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे अपने कम्युनिटी के साथ रह के इस तरह से वोट दे, इस तरह से वो करे कि उनकी कम्युनिटी सेफ लगे उनको। मुस्लिम्स ने जो 2024 के चुनाव है, उसके बाद के चुनाव में भी, जो जितने भी स्टेट चुनाव हुए हैं,
एकजुट होके अगेंस्ट बीजेपी वोट किया है। उन्होंने अपना वोट बंटने नहीं दिया। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कहीं से भी देख ले, असम में आप धुबरी में देखे, जो बदरुद्दीन अजमल इतने सालों से इतने बड़े नेता हैं, बट क्योंकि कांग्रेस के लिए मुस्लिम्स ने वोट देना डिसाइड किया, इसलिए वहां से कांग्रेस के लीडर जीते अब की बार। तो बहुत उसमें महिलाओं का भी उतना ही रोल था। मैं नहीं मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने वो धर्म की दीवार महिलाओं के, जो महिला मतदाता हैं उसके बीच में, वो तोड़ पाए हैं, और वो नहीं तोड़ पाएंगे जब तक उनकी बातें इतनी ज्यादा एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी रहेंगी। इनफैक्ट मेरी किताब में राम माधव जी ने काफी कैंडिड एडमिशन किया है कि हाँ, भाजपा की लैंग्वेज ऐसी है जिससे कि हम मुस्लिम विमेन के बीच में अभी तक पूरी तरह से नहीं अपना होल्ड बना पाए, जबकि आपको बना लेना चाहिए। आपकी इतनी पॉलिसीज प्रो विमेन पॉलिसीज है, लेकिन तो भी क्यों एक मुस्लिम वुमेन हिचकिचाएगी भाजपा के लिए वोट देने के लिए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो धर्म है, आपका जो रिलीजन है, उस वजह से आपको भाजपा ने एक डिसएडवांटेज में डाल रखा है, और वो चीज़ आप भूल नहीं सकते। देखिए, किसी एक स्टेट को मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए मध्य प्रदेश, शिवराज चौहान जिस तरह से पॉपुलर है वहाँ महिलाओं के बीच में, मैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। उसको देख के ना, एक केस स्टडी है वो अपने आप में, किस तरह से वो मामा जी हैं। कोई मुस्लिम महिला भी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनको भी शिवराज सिंह चौहान ने जो दिया है, जो मिला है, वो समझती हैं कि उनको अच्छी स्कीम्स मिली हैं, अच्छा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पार्टी है वो तो एंटी माइनॉरिटी पार्टी है, वो तो भाजपा को कोई ब्रेजन उनकी पॉलिटिक्स है, राइट? तो इसीलिए वोट देने के टाइम वो भी समझेंगे कि हम किस तरह की पार्टी को वोट करें जिससे हम सेफ रहें, जिससे हमारी जो कम्युनिटी है वो सेफ रहे। तो वो एक डिलेमा एक है, जरूर है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो विमेन वोटर है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, कि मेरी जिंदगी पे इस चीज से कितना भी हाल में फर्क पड़ता जी। है उसको देखकर करता है। वहीं अगर हम, आपका अभी जो आपने बताया है कि रियलिटी में एक तरीके से अगर मुस्लिम विमेन की बात हो रही है तो वो ये भी देख रही है कि मेरे रिलीजन वाला एंगल इसमें क्या है, तो क्या ये दोनों चीजें क्लैश नहीं कर रही हैं नहीं, थोड़ी सी? क्योंकि स्कीम्स ऐसी आई हैं और जमीनी फर्क देखने को मिला है, क्योंकि वो स्कीम सबके लिए बनाई गई। नहीं, बिल्कुल। हाँ। श्रुति, लेकिन इसमें क्लैश इसलिए नहीं है क्योंकि एवरीडे लाइफ तो मुस्लिम वुमेन की एज बिकॉज ऑफ अ रिलीजन भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना। आप देखिए, जैसे any Muslim in this country, right? There is a problem. आप, क्योंकि इतनी कॉन्वर्सेशन होती है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, इतनी डॉग विस्लिंग होती है। असम जैसा स्टेट देखिए जिसमें कम्युनल एंगल था ही नहीं, एथनिसिटी एंगल था, वहाँ पे पूरा कम्युनल एंगल आ गया है। तो क्योंकि मुस्लिम वुमेन अपनी एवरीडे लाइफ को ही सोच रही है अपनी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जानती हैं कि देर इज a certain vulnerability attached to being a Muslim in India today, और इस वजह से वो समझती है कि मुझे अपनी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वोट देना है, सिर्फ औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वोट नहीं दे सकते हैं ना। ये तो इसीलिए देयर इज नो क्लैश। कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि दलित वुमेन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि बीजेपी एंटी दलित पार्टी तो नहीं है, वो तो कोशिश ही कर रही है दलित को अपने उसमें लाने की, अपने वोट बैंक में लाने की। तो वहाँ थोड़ा सा इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इवन इन यूपी कुछ दलित महिलाएं कहेंगी कि अब हम भाजपा को वोट देते हैं क्योंकि हमको ये फ़ायदा होता है। तो मायावती जी को सिर्फ कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वोट देने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए हमेशा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भाजपा का जो वेरी पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति ही इस चीज़ पे बेस्ड है। अभी आपने जैसे बात करी कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, विमेन वोटर कैसे करना चाहेगी, आपके हिसाब से एक वोटर अपना वोट कैसे तय करता है? विमेन है, मेन है, ये छोड़ दीजिए, कैसे डिसाइड होंगी वो? क्या टॉप 3 चीजें हैं? अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग वोटर्स के लिए, लेकिन कोई डाउट नहीं है कि रिलीजन और कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आज की तारीख में भी हैं। लेकिन मैं कहूँगी, आपको सरकार से, उस पार्टी से क्या मिल रहा है, आपको किस तरह का फ़ायदा हो रहा है। और ये मैं स्पेशली आपको बताऊंगी, जो गांव में है, जो रूरल वोटर्स हैं, वो सोचते हैं इस बारे में। इतना नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे या आपने इस नाम पे वोट दे दिया, ये ना हमारे लिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 2019 के चुनाव में जिस तरह की बहुमत लेके भाजपा आई लोकसभा चुनाव में वापस, सबने काफ़ी इजीली डिसमिस कर दिया कि अरे ये तो पुलवामा और बालाकोट और इस वजह से आ गए हैं, और राम टेम्पल और ये। लेकिन आप ज़मीन पे जाके अगर देखते, उन चीज़ों की बातें ना बहुत कम लोग कर रहे थे। ज़्यादा लोग बात कर रहे थे कि आवास योजना, हमको घर मिला है, हमको गैस मिली है, हमको सड़क अच्छी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हुआ है। तो ऑफ कोर्स रिलीजन, कास्ट, नेशनल सिक्योरिटी, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है मतदाता बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जानते हैं कि उनकी लाइव्स
थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अ वोटर एंड पॉलिटिकल पार्टीज रहती है। उस इन दैट इकोसिस्टम ऑल्सो आई फील, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि विमेन जो महिला मतदाता है वो थोड़ी ज़्यादा समझदार है इस बारे में। वो सोचती हैं कि उनको पता है कि लार्जर मुद्दे मर्द बैठ के बात कर सकते हैं इनके बारे में, लेकिन हमारी लाइफ कैसे उससे इम्प्रूव होगी। तो विद इन दैट इकोसिस्टम ऑल्सो दे आर मोर प्रैक्टिकल दैन आई फील द मेल वोटर इज। एक क्वेश्चन मुझे ऑफ द रिकॉर्ड याद आया कि विमेन कैंडिडेट्स जो पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करती हैं और या फिर पार्टी लीडर्स बनना चाहती हैं, अक्सर देखा गया है कि वो अपने आप को डीसेक्सुअलाइज करती हैं। ऐसा इंडिया में ही नहीं, इवन जो अलेक्जेंड्रा ओकाजियो कोर्टेज, जी। उन्होंने भी एक बार कहा कि मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगा के आऊंगी पार्लियामेंट में, देखता है कौन मुझे क्या बोलता है। ऐसा क्यों होता है? the unfortunate reality of our societies है। सबसे, मैंने जैसे कि बोला, सबसे लोएस्ट ऑफ द पिरामिड तो महिला ही रही है ना। और आपको लगता है कि बिकॉज इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए यू हैव टू डीसेक्सुअलाइज योरसेल्फ। लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ महिला वोटर और इम्पॉर्टेंट होती जाएंगी, जैसे ऑलरेडी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होती जाएंगी उतना ज़्यादा दरवाज़ा महिला लीडर्स, नेताओं के लिए भी खुलेगा। क्योंकि वो जज नहीं करेंगे उतना जितना गांव में बैठ के या शहर में बैठ के मर्द जज करेंगे कि अरे देखो वो कैसी नेता है, वो कैसे आ गई। महिला नेता ऐसे नहीं जज कर, महिला मतदाता ऐसे नहीं जज करेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ विमेन लीडर्स विल इंक्रीज एज विमेन वोटर्स बिकम इम्पोर्टेंट। तो वो एक, मुझे लगता है वो एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती है विमेन वोटर्स के एम्पावरमेंट की तरफ। जैसे आपने भी एक्सेप्टेबिलिटी की बात की, मैं अपना जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस अगर देखूँ, मैं शहर में नहीं पली बड़ी हूँ। मेरे आसपास जो औरतें होती थी ना, वो औरतों को ज़्यादा जज करती थी। ये पता नहीं क्यों देखने को मिला। और मुझे कई बार मैं खुद से सवाल पूछती थी, यार आप खुद भी तो एक महिला है, उसने ऐसा क्या कर दिया आप उसको जज करिए। तो क्या वो बैठता है इस चीज़ में? मुझे लगता है कि विमेन भी विमेन को बहुत जज करती नहीं, लेकिन कोर्ट आप पे। देखिए, आप रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही है कि क्या ये एक, मुझे लगता है कहने की बात होती है कि बिल्कुल महिला भी महिला को जज करती है और आदमी भी आदमी को जज करता है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को भी फ्री पास मिल जाता है। लेकिन क्या ये फेयर है कहना कि महिलाएं महिलाओं को ज्यादा जज करती है एज कम्पेयर टू मैन? आई थिंक ये, क्योंकि हम मैन शायद आमतौर पे गाँव वगैरह में महिलाओं के सामने इतना बोलते नहीं हो दूसरे महिलाओं के बारे में, बट पीछे से तो बोलते ही है ना। हो सकता है। और एक जो घर समाज की बात है और जो एक राजनीति की बात है वो थोड़ी अलग है। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक महिला नेता को एक महिला मतदाता कम क्यों जज करेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे ना। उनके लिए एस्पिरेशनल चीज़ है ये कि एक महिला इतनी बड़ी नेता बन गई है, तो उनके लिए एक एस्पिरेशनल चीज़ है कि वो इतनी बड़ी नेता बन गई हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जैसा कोई जाके इतना बड़ा नेता बना है। वो देखिए, कास्ट में भी सेम चीज़ मैटर करती है ना। क्यों क्यों दलित पॉलिटिक्स इज़ अ थिंग? क्यों मायावती इतनी बड़ी नेता बनी? क्योंकि एक दलित के लिए एस्पिरेशनल चीज़ थी कि एक दलित इतनी बड़ी नेता बनी, इतने बड़े एक राज्य की मुख्यमंत्री बनी। तो ये एस्पिरेशनल चीज़ें होती है। सो एज अ वुमन वोटर इट्स एस्पिरेशनल टू सी अ वुमन लीडर डूइंग वेरी वेल फॉर हरसेल्फ, एंड वहाँ जाके एक रिलेटेबिलिटी, एक कनेक्शन, एक लैक ऑफ जजमेंट आता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Ruhi, what is next for Indian women? The next for women voters? No, I think what is important is that politicians understand कि आप जो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं उसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि शी इज़ गोइंग टू बी फ्रोजन इन टाइम। ये तो नहीं है कि जो आज या कल सोच रही थी महिला मतदाता अगले 50 साल भी वो वही सोचती रहेंगी। देखिए, उनका जो कर्व है ना बहुत स्टीप है, बिकॉज सडनली द इम्पोर्टेंस हैज़ इंक्रीज, राइट। डेकेड्स तक प्लेटो रहा है, उसके बाद अचानक से उनका इम्पोर्टेंस एज वोटर्स बढ़ा है। उनकी एस्पिरेशंस भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगी, और इसलिए भी क्योंकि उनका जो बेस लेवल था वो बहुत लो था, आपको कुछ मिला ही नहीं। Exponential. हाँ, तो आपका जो राइज होगा ना एस्पिरेशंस का, वो भी बहुत स्टीप रहेगा। तो ये हर नेता को समझना ज़रूरी है कि आप जो एक आपने ट्रोप समझ लिया है, जैसे कैश ट्रांसफ़र समझ लिया है, अब उसके आगे भी तो सोचो। अब उनको, जैसे मैंने बोला, टॉयलेट मिल गया है, गैस मिल गई है, घर मिल गया है रूरल एरियाज़ में, आपको कैश ट्रांसफ़र मिल रहा है, तो व्हाट नेक्स्ट? तो ज़रूरी है कि मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ जो महिला में देखी है कि हमको लाइवलीहुड, रोज़गार चाहिए। वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कैश ट्रांसफ़र्स को लेके कई औरतें एक रोज़गार का ज़रिया ढूंढती हैं। तो वो कैश ट्रांसफ़र्स को किस तरह से आप थोड़ा सा उसको ईज़ आउट करके परमानेंट रोज़गार उनका आप
आप वो कर सके, उनको एनेबल कर सके कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके एंड खुद अपना किस तरह से वो अपनी इनकम खुद कमा सके, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है फॉर विमेन वोटर्स, मुझे लगता है एज आई सेड, हम तब तक सेलिब्रेट नहीं कर सकते जब तक हम इतना डिसबैलेंस रहेगा इन द लीडरशिप। सारी पॉलिसी मेकिंग तो मर्द ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से मेल पर्सपेक्टिव से हो रही है। बिल्कुल सही देयर बात है। कैन बी एन एम्पथी, देयर कैन बी एन अंडरस्टैंडिंग दैट अ वुमन लीडर ब्रिंग्स। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मे बी ममता बनर्जी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, वो टिकट्स देती हैं महिलाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल पार्टीज भी नहीं दे रही हैं, ना भाजपा ना कांग्रेस, ऐसे कितने कितने महिलाएं को टिकट मिलती है। तो वो ज़रूरी है कि हम दोनों जगह बैलेंस करें। महिला वोटर का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन महिला नेता भी बढ़नी पड़ेंगी ना, तभी तो जाके कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा बिटवीन मेन एंड वुमेन ओवरऑल इन द पॉलिटिकल एम्पावर। और ये महिला नेताओं का ना आ पाना इतना, ये भी तो एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन हो पाती है, क्योंकि बिल्कुल। उनके लिए बैरियर्स इतने हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, मुझे इस बात की उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि जब महिला वोटर, और मैं कुछ वोटर से ऐसे मिली हूँ, ऐसी बात नहीं है, जब महिला वोटर इम्पोर्टेंट हो रही हैं, जब उनको समझ में आ रहा है कि हमारा वोट इम्पोर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं जेंडर भी एजर्ट करेंगी लीडरशिप में, वो ढूंढेंगी कहीं ना कहीं कि महिलाओं को क्यों नहीं आप ला रहे हैं। ये एवोल्यूशन डेफिनेटली होने वाला है, ऑलरेडी हो रहा है कुछ जागरूक महिलाओं के बीच में, जो कहती हैं कि भाई इतने कम महिलाएं क्यों हैं पॉलिटिक्स में, अगला स्टेप होना चाहिए कि और महिलाएं आए पॉलिटिक्स में, ताकि वो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ सके। तो वो एक एवोल्यूशन ज़रूर होगा, टाइम लग सकता है, लेकिन वो होने वाला है एवोल्यूशन। ऑल राइट, रूही, लास्ट में गिव मी 5 बुक recommendations. 5? Yes, 5. My God. Currently, I'm reading the latest Kiran Desai book, The Loneliness of Sonny and Sonia. I mean, start ही किया, बहुत ही, it's a thick book, but Yeah. she writes beautifully. The last book I read was the Arundhati Roy book, Mother Mary Comes to Me. Beautifully written book. She's an exquisite writer. मतलब आप उनकी पॉलिटिक्स से अग्री करें, डिसअग्री करें, वो अपनी जगह है, लेकिन जो वो लिखती हैं, उनकी इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग है। उसके पहले मैं एक्चुअली सारी लेटेस्ट किताबें ही पढ़ रही हूँ। उसके पहले मैंने बानू मुश्ताक की पढ़ी, अगेन, यस, हार्ट लैम्प, अगेन प्राइज विनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उस बुक में क्या ब्यूटीफुल है कि वो कन्नड़ा में लिखी थी किताब, हाँ. और वो ट्रांसलेट उसी स्पिरिट को लेके की है। वो ऐसे ट्रांसलेट नहीं हुई है कि इंग्लिश परफेक्ट हो जाए या बहुत ही कोई ब्यूटीफुल लिटरेचर पीस हो जाए। Absolutely, absolutely. उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी अपने आप में खूबसूरत है कि इट डजंट डाइल्यूट द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल बुक। सो आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल अबाउट द बुक। देयर इज अ किशोर कुमार बायोग्राफी, मैं बहुत बड़ी किशोर कुमार फैन हूँ, All right. बहुत उनकी डिटेल्ड बायोग्राफी है बाय अनिरुद्ध भट्टाचार्य एंड पार्थिव धर, इफ आई एम नॉट गेटिंग द नेम्स रॉन्ग. It's a very thick book, but if you're interested in him, it's very important to read that book, because आप जो जानते हैं उन सिंगर के बारे में, उनके ट्रैजेक्टरी, उनके करियर, उनके लाइफ के बारे में, वो आपको पता लगेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते थे। आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो उसमें इतने डिटेल्स हैं, और इतनी अच्छी बुक है कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और 5वीं बुक, प्लीज़ डू रीड व्हाट वुमेन वांट बाय me. Of course. It's a shameless plug, but yes. It's releasing on 17th October. Releasing tomorrow. Okay, और pre-order Sorry, तो 7th चलो, अब टाइम नहीं बचा है. Pre-orders, हाँ, वो Amazon पे ओपन रहे हैं, बट अब तो खैर इट रिलीज। Already. Ruhi, great conversation. थैंक यू Love सो मच talking to you. रुति, लाइकवाइज, थैंक यू सो Love मच। talk. आज का किताब वाला यहीं तक। हमने बात की रूही से उनकी बुक के बारे में, What Women Want. आप कमेंट्स में बताइए आपका इस बारे में क्या सोचना है, और अगले एपिसोड के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।